उत्तराखंड बोर्ड के हमारे प्यारे बच्चों को नमस्कार। मित्रों, कल आप सभी का कक्षा 10 गृह विज्ञान होम साइंस की परीक्षा है और मुझे पता है कि आप पूरी तरह से तैयारी में जुटे हुए होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए उत्तराखंड बोर्ड के कुछ होम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। अगर आप केवल इन प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो बोर्ड में सफलता निश्चित है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्यारे बच्चों, गृह विज्ञान में पूरे अंक पाने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी करनी होगी। जो मैं क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर आया हूं उसमें मैंने 4 स्तंभ पे थोड़ा सा जोर दिया है। एक तो बाल विकास और आहार एवं पोषण, उपभोक्ता शिक्षा और वस्त्र विज्ञान। तो इनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि इनसे हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब आप परीक्षा देने जाएं तो सबसे पहले उन प्रश्नों को हल करें जो आपको सबसे अच्छी तरह से आते हैं। और दूसरा यह है कि पैराग्राफ में उत्तर ना लिख करके, जो छोटे हैं वो तो आप पैराग्राफ में लिखेंगे, जो बड़े प्रश्न होते हैं, बड़े क्वेश्चन हैं, उनको आप पॉइंट हेडिंग्स के तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और कोई भी प्रश्न आपको खाली नहीं छोड़ना है। किसी भी प्रश्न का अगर आपको पूरा उत्तर भी नहीं आता है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी आपको है उसे आप पॉइंट बनाकर लिख दें, आपको नंबर निश्चित ही मिलेंगे। तो जल्दी से इन प्रश्नों को हम देख लेते हैं जो परीक्षा में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से प्रश्न हैं आप देखिए आपके सामने। पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को लेकर आए हैं। संसाधन किसे कहते हैं? संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सभी साधन जिनका उपयोग हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं तो वो संसाधन कहलाते हैं। बचत का सबसे सुरक्षित साधन क्या है? बैंक या डाकघर में जमा खाता। अगला प्रश्न है कि दूध को खराब होने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो दूध को खराब होने से बचाने के लिए आपके घरों में देखा होगा कि इसे उबालकर ठंडी जगह या रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। भोजन संरक्षण क्या है? भोजन को खराब होने से बचाने की प्रक्रिया को भोजन संरक्षण कहते हैं। एनीमिया, खून की कमी, किस तत्व की कमी से होता है? लौह तत्व या आयरन की कमी से एनीमिया होता है। वृद्धि का क्या अर्थ है? वृद्धि का तो शरीर के अंगों के भार, लंबाई, आकार में होने वाले मात्रात्मक बढ़ोतरी को वृद्धि कहते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे का, उस शिशु का प्रथम आहार क्या है? ये प्रश्न आता है। शिशु का प्रथम आहार क्या है? तो मां का दूध, स्तनपान शिशु का प्रथम और सर्वोत्तम आहार माना जाता है। ICMR का पूरा नाम क्या है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ISI ये मार्क किन वस्तुओं पर पाया जाता है? तो बिजली के उपकरणों, सीमेंट, गैस चूल्हे और अन्य औद्योगिक उत्पादों पर ये ISI मार्क लिखा होता है। एग मार्क, ये एग मार्क जो है किन पदार्थों की शुद्धता बताता है? तो कृषि उत्पादों जैसे घी, तेल, मसाले, शहद आदि की शुद्धता एग मार्क बताता है। किन्हीं 2 मानवीय संसाधनों के नाम? समय और ऊर्जा। ऊर्जा देने वाले मुख्य पोषक तत्व, एक तो कार्बोहाइड्रेट और वसा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी, डी, बी सब याद कर लीजिएगा। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है जिसमें मसूड़ों से खून का आना ये लक्षण होता है। FPO ये जो मार्क है ये किन उत्पादों पर लगाया जाता है? तो फल और सब्जी से बने प्रसंस्कृत उत्पादों जैसे जैम, जेली, अचार, शरबत, मुरब्बा, इन पर ये मार्क लगाया जाता है। सक्रिय खेल का उदाहरण देना है। तो सक्रिय खेल जिसमें आप एक्टिव रहते हैं, तो दौड़ना, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, लुका छिपी खेलना, तो ये सब क्या है? एक्टिव रहने वाले गेम हैं। कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने वाला तत्व कौन सा है? वो फाइबर, रेशेदार भोजन। परीक्षा में 2 अंकों वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें प्रश्न ले लेते हैं, कोलेस्ट्रम खीस क्या है और यह क्यों जरूरी है? तो प्रसव के बाद जब बच्चे का जन्म होता है, माता बच्चे को जन्म देती है तो उसे प्रसव काल बोलते हैं। तो प्रसव के बाद मां के स्तनों से आने वाला
पहला जो गाढ़ा पीला दूध होता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। यह शिशु के लिए जरूरी है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडीज होती हैं जो बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति, जिसको रोग प्रतिरोधक क्षमता बोलते हैं, तो ये शक्ति हमें हमारे बच्चे को इस दूध से मिलती है। विकास के सिद्धांत, किन्हीं दो सिद्धांतों का नाम लिखने के लिए बोला जाता है, 4 भी हो सकते हैं, तो आप विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं, बड़ा लॉन्ग में भी प्रश्न आ सकता है। यहाँ पर विकास के 2 सिद्धांतों के नाम हैं, निरंतरता का सिद्धांत और विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। जो विकास होता है सिर से पैर की ओर होता है, ये प्रश्न कभी छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अंकुरीकरण, ये क्या होता है, अंकुरीकरण के क्या लाभ हैं? तो अंकुरीकरण से भोजन की पौष्टिकता बढ़ जाती है, विशेष रूप से इसमें विटामिन सी और आयरन की मात्रा बढ़ती है और यह पचने में भी आसान हो जाता है। खराब होने वाले खाद्य पदार्थ किसे कहते हैं? तो वे खाद्य पदार्थ जो कमरे के तापमान पर 1-2 दिन बाद खराब हो जाते हैं उन्हें नश्वर या खराब होने वाले पदार्थ कहते हैं। जैसे कि दूध हो गया, मांस हो गया, हरी सब्जियां हो गया, अगर ये खराब हो रहे हैं 1-2 दिन में, तो वो क्या हो गए, खराब होने वाले पदार्थ नश्वर कहलाते हैं। बचत और निवेश में क्या अंतर है? आय में से खर्च घटाकर बची राशि बचत कहलाती है, जबकि उस बचत को लाभ कमाने के उद्देश्य से किसी योजना जैसे बैंक या LIC में जब उसको लगा दिया जाता है तो वो निवेश कहलाता है। जब हम अपनी बचत को लाभ कमाने के लिए किसी बैंक में या LIC में बीमा करा लेते हैं, तो निवेश कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं निवेश। उपभोक्ता की 2 मुख्य समस्याएं, खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या और भ्रामक विज्ञापनों द्वारा ठगी। मृदु जल जो सॉफ्ट वाटर होता है और कठोर जल जो हार्ड वाटर होता है, उसकी पहचान कैसे करेंगे? तो उसकी पहचान के लिए जो जल साबुन के साथ तुरंत और अधिक झाग देता है वो है मृदु जल, वो है सॉफ्ट वाटर, और जो झाग कम देता है या दही जैसा अवक्षेप बनाता है वह कठोर जल हार्ड वाटर होता है। जब हम रेडीमेड कपड़े खरीदते हैं बाजार से तो उसमें कुछ लेबल लगाता है, तो लेबल जो लगा होता है उसको पढ़ना क्यों जरूरी है? रेडीमेड कपड़ों पर लगे लेबल को पढ़ना क्यों जरूरी है? तो लेबल से कपड़े के रेशे, ये सूती है, ऊनी है, उसके बारे में जानकारी मिलती है, धोने के निर्देश के बारे में जानकारी मिलती है, उसके आकार साइज के बारे में जानकारी मिलती है और उसकी कीमत की सही जानकारी, ये जानकारियां हमें रेडीमेड कपड़ों के लेबल पर मिलती हैं, इसलिए लेबल को पढ़ना जरूरी है। धब्बे छुड़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला किन्हीं 2 अभिकर्मकों के नाम बताने हैं। तो नींबू का रस जो अम्लीय होता है, ये धब्बे छुड़ाने के लिए, दाग धब्बे के लिए बहुत बढ़िया होता है, और बोरेक्स या अमोनिया जो क्षारीय होता है उसके लिए भी धब्बे हटाने के लिए बहुत उपयोग में लाया जाता है। बच्चों के लिए खिलौने का चुनाव करते समय सुरक्षा के क्या उपाय आपको देखने चाहिए? तो जो बच्चों के खिलौने लेते हैं, खिलौने नुकीले नहीं होने चाहिए, उनका रंग कच्चा या जहरीला नहीं होना चाहिए और वे बच्चे की आयु के अनुसार होने चाहिए ताकि निगलने का खतरा ना हो। कुछ 3 नंबर वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो वो भी इसी प्रकार के होंगे। वृद्धि और विकास के बीच कोई 3 प्रमुख अंतर स्पष्ट कीजिए, या वृद्धि और विकास के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वृद्धि क्या है और विकास क्या है? देखिए, वृद्धि जो है केवल शारीरिक परिवर्तन, लंबाई, वजन है, इसे मापा जा सकता है, यह एक समय बाद रुक जाती है। जो वृद्धि है वो एक समय बाद रुक जाती है। जो विकास होता है, विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक परिवर्तन है, इसे केवल महसूस किया जा सकता है और यह जीवन भर चलता रहता है। बच्चों के जीवन में संगीत और कहानियों, तुकबंदी का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? संगीत और तुकबंदी से बच्चों की भाषा का विकास होता है, उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है और वे नई शब्दावली सीखते हैं। यह बच्चों के मनोरंजन के साथ साथ उनके मानसिक विकास में भी सहायक है।
अब आहार नियोजन जो है, मील प्लानिंग जो है, इसकी परिभाषा क्या होगी और इसकी आवश्यकता क्या है? तो उपलब्ध संसाधनों के भीतर, जो घर में उपलब्ध संसाधन हैं, उपलब्ध संसाधनों के भीतर परिवार के सभी सदस्यों को संतुलित और सुरुचिपूर्ण भोजन प्रदान करने की योजना बनाना आहार नियोजन है और इसकी आवश्यकता पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने और समय व धन की बचत के लिए होती है। अब इसमें एक शब्द आया संतुलित आहार। तो संतुलित आहार क्या है? क्या है संतुलित आहार? इसके घटक बताने हम। तो संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर की आवश्यकता के अनुसार सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित हों। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और जल शामिल होते हैं। इन सब से बनता है संतुलित आहार। अब संतुलित आहार से होता क्या है? संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा देता है, ठीक है, वृद्धि और विकास में सहायता करता है तथा रोगों से बचाता है। इसमें हरी सब्जियां, फल, दूध, दाल, अनाज आदि शामिल होने चाहिए, क्योंकि जब सभी शामिल होंगे तभी तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी, है ना। तो संतुलित आहार स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब भोजन पकाते समय पोषक तत्वों के संरक्षण के कोई 3 उपाय बताने। आप भोजन बना रहे हैं, पोषक तत्व उसमें से नष्ट ना हो, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। कुछ लोग सब्जियां काटने के बाद धोते हैं, तो उनको काटने से पहले धोना चाहिए। भोजन को ढककर और कम से कम पानी में पकाना चाहिए। कम से कम पानी में पकाओ और ढककर पकाओ। ज्यादा पानी में पकाओगे तो तब भी पोषक तत्व उसके नष्ट हो जाएंगे। खाने के सोडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह विटामिन को नष्ट कर देता है। आईसीएमआर द्वारा सुझाए गए 5 खाद्य समूह के नाम बताने हैं। तो 5 खाद्य समूह कौन से? एक तो अनाज और उसके उत्पाद, एक हो गया। दूसरा हो गया दालें और फलियां। तीसरा हो गया दूध और मांस के उत्पाद। और चौथा हो गया फल और सब्जियां। और पांचवा हो गया वसा और शक्कर। समय और ऊर्जा को बचाने वाले किन्हीं 3 आधुनिक उपकरणों के नाम और लाभ बताने हैं, जो समय आपका बचाएं और ऊर्जा भी बचाएं। तो ऐसे एक में तो आ जाता है प्रेशर कुकर। सबके घरों में होगा प्रेशर कुकर। इससे भोजन जल्दी पकता है और ईंधन की बचत होती है। मतलब समय भी बच रहा है, टाइम भी कम लग रहा है खाना बनाने में, और आपके जो है गैस भी बच रही है, ठीक है ना। दूसरा आपका आता है मिक्सर ग्राइंडर। जो मशीन है, मिक्सर मशीन सबके यहाँ होगी। तो ये मसाले पीसने में लगने वाले समय और शारीरिक मेहनत को कम करता है, ठीक है ना। तीसरा वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन कपड़े धोने की मशीन कपड़ों की धुलाई को आसान और तेज बनाती है। फिर हमारा प्रश्न है कि एक जागरूक उपभोक्ता के किन्हीं 3 मुख्य अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो वर्णन करने को कहा है, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, आप हेडिंग डाल के इसको बड़ा कीजिएगा। तो एक हेडिंग हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। तो ये जागरूक उपभोक्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार। तो आपको हेडिंग डालना है और उसको उसके बारे में लिखना है। तो खतरनाक वस्तुओं से बचाव का अधिकार इसमें आता है। दूसरा है सूचना का अधिकार। तो वस्तु की गुणवत्ता, कीमत और शुद्धता जानने का अधिकार है ये। तो ये हेडिंग है, इसको आपको बढ़ा के लिखना है, ठीक है ना। फिर आता है चयन का अधिकार। तो विभिन्न उपलब्ध वस्तुओं में से अपनी पसंद की वस्तु चुनने का अधिकार। तो ये आप इसको बढ़ा के लिख सकते हैं, क्योंकि वर्णन करने के लिए बोला है। कपड़ों की स्याही, इंक, और कपड़ों से जो स्याही है, कपड़ों पे स्याही लगी, इंक लगी, मतलब कपड़ों पे दाग लग गया स्याही का, और जंक लग गया के धब्बे को छुड़ाने की विधि बताइए। तो स्याही कैसे छूटेगी? तो स्याही के लिए ताजे धब्बे पर दूध या दही से मलना है। तो पुराने धब्बे पर नींबू का रस और नमक लगाकर धूप में रखना है, तो वो दाग धब्बा हट सकता है। दूसरा जंक धब्बे पर ऑक्जेलिक एसिड या नींबू का रस और नमक लगाकर रगड़ें, फिर गर्म पानी से धो लें, तो इससे दाग मिट जाएंगे। फिर प्रश्न आता है कि ऊनी वस्त्रों की धुलाई और भंडारण करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो धुलाई के लिए गुनगुना पानी और माइल्स
लिक्विड सोप का प्रयोग करना चाहिए, मतलब हल्का वाला सोप, बहुत तेज वाला नहीं। इन्हें कभी लटका कर ना सुखाएं। भंडारण के समय नीम की पत्तियां या क्या करना है, नेप्थलीन की गोलियां आपको कपड़ों में रखनी है ताकि कीड़ों से बचाव हो सके। अगला हमारा प्रश्न है कि स्वयं सिले हुए वस्त्र और बाजार के रेडीमेड वस्त्रों में तुलना करनी है। मतलब जो आप टेलर से सिलवा रहे हैं और जो आप बाजार से सिले सिलाए ले रहे हैं, उनमें क्या अंतर है, क्या दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, जो स्वयं सिले हुए वस्त्र वो कैसे होते हैं, फिटिंग में बेहतर और मजबूत होते हैं। जो खुद सिलते हैं, सिलवाते हैं टेलर से, पहले कपड़ा लिया फिर उसको सिलवाया, तो वो फिटिंग उनकी बहुत बढ़िया होती है और मजबूत भी होते हैं वो, साथ ही वो सस्ते भी पड़ते हैं। अब रेडीमेड कपड़े जो हैं, रेडीमेड वस्त्र नवीनतम फैशन के होते हैं। अगर फैशन वाले लेने हैं आपको तो रेडीमेड ही ले रहे हैं आजकल लोग। तो रेडीमेड नवीनतम फैशन के होते हैं और तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, अभी गए बाजार तुरंत ले आए आप, टाइम नहीं लग रहा उसमें। लेकिन उनकी फिटिंग और सिलाई की मजबूती हमेशा अच्छी नहीं होती, कभी अच्छी भी होती है और कभी अच्छी भी नहीं होती। पारिवारिक संसाधन क्या हैं और इसके प्रकार आपको लिखने हैं। तो परिवार के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता करने वाले साधनों को पारिवारिक संसाधन कहते हैं। और ये हो सकते हैं आपके मानवीय संसाधन, जैसे कि समय, ऊर्जा, ज्ञान, और गैर मानवीय संसाधन जैसे पैसा, वस्तुएं, संपत्ति, धन दौलत। ये संसाधन परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता करते हैं। अब हम बात करते हैं, थोड़ा सा बड़े प्रश्न भी आते हैं परीक्षा में। तो बाल विकास के प्रमुख सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरह का प्रश्न आ गया तो बाल विकास, मैंने पहले ही कहा कि इसको आप बड़ा करके आप खुद ही लिखोगे, ये हेडिंग में आपको यहां बता रहा हूं। तो विकास के प्रमुख नियम है निरंतरता का और निश्चित क्रम, दिशा का सिद्धांत, सिर से पैर, और सामान्य से विशिष्ट, व्यक्तिगत भिन्नता। तो ये सिद्धांत है 4-5। इनको मैं आपको पहले ही मैंने लिख दिया कि विद्यार्थी इनको कैसे करेंगे। विद्यार्थी इन्हें हेडिंग डालकर 2-2 लाइन, 3-3 लाइन के इसको समझाइए। एक हेडिंग डालना, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 हेडिंग हो जाएंगे। 5 हेडिंग का आपको इसके बारे में लिखना है। अब प्रश्न आता है कि बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। एक होता वंशानुक्रम, माता पिता के गुण आते हैं इससे। वातावरण, घर, समाज, स्कूल, ये सब वातावरण के अंतर्गत आता है। पोषण, संतुलित भोजन होना चाहिए। स्वास्थ्य, बीमारियां विकास को प्रभावित करती हैं, तो ये सब विकास के कारक हैं। और परिवार, परिवार का प्यार और देखभाल, ये सभी कारक बालक के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं। तो इसको आप बड़ा करके थोड़ा लिखेंगे, हेडिंग डाल के लिखेंगे। ये मैं छोटे में बता रहा हूं, क्वेश्चन आपको बता दिया है, और किस तरह से लिखना है वो आपको देखना है, ठीक है ना। आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले 5 मुख्य कारक कौन से हैं। तो आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो आयु, ठीक है, दूसरा लिंग, फिर व्यवसाय, शारीरिक श्रम, जलवायु, मौसम, आर्थिक स्थिति या बजट, ये सभी आपको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आहार नियोजन है वो आयु से फर्क पड़ता है। आयु कितनी है, कितनी आयु, जो छोटा बच्चा है वो कम खाना खाएगा, बड़ा बच्चा है बड़ा वो थोड़ा ज्यादा खाएगा, और जो परिश्रम करने वाला मजदूर है वो और ज्यादा खाएगा। ऐसे ही वो लिंग, मतलब वो स्त्री है, पुरुष है, तो वो अलग अलग डाइट होती है हर किसी की। व्यवसाय उसका क्या है, काम कौन सा करता है वो, शारीरिक परिश्रम कौन सा है, जलवायु, मौसम कैसी है जहां वो रहता है, तो ये सब चीजें। फिर उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसका बजट कैसा है। ज्यादा पैसे वाला होगा तो उसका खान पान अलग किस्म का होगा, गरीब होगा तो उसका खान पान कुछ अलग टाइप का होगा। पारिवारिक आय के विभिन्न स्रोत और बचत के महत्व पर व्याख्या करनी है। तो बड़ा क्वेश्चन है, तो ये भी मैं कह रहा हूं कि आपको बड़ा करके लिखना है, मैं सिर्फ हिंट्स दे रहा हूं आपको, ठीक है। आय के स्रोत वेतन, किराया, ब्याज और कृषि हो सकते हैं। बचत का महत्व बीमारी, बच्चों की शिक्षा, शादी और बुढ़ापे जैसी भविष्य की आकस्मिक जरूरतों के लिए होता है। उपभोक्ता संरक्षण के उपाय और मानकीकरण चिन्हों का क्या महत्व है। तो उपभोक्ता संरक्षण के लिए
उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है। उपभोक्ता फोरम है, वहां पर आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और मानकीकरण चिन्ह की बात करें तो मानकीकरण जो चिन्ह है, जैसे ISI मार्क हुआ, एग मार्क हुआ, तो ऐसे बहुत सारे मार्क हैं। हॉल मार्क है जो आभूषणों पे लगता है। तो हमें मिलावट रहित सुरक्षित वस्तुओं की गारंटी ये मानकीकरण चिन्ह देते हैं, जिससे उपभोक्ता ठगी से बचता है। ठगी ठगी मतलब को ठग देते हैं लोग, तो वो ठगने से बच जाता है। प्रश्न है कि वस्त्रों की धुलाई की प्रक्रिया और विभिन्न प्रकार के तंतुओं की देखभाल कैसे करेंगे आप, ठीक है ना। तो धुलाई में भिगोना, रगड़ना, खंगालना और सुखाना शामिल होता है। सब कपड़ों को भिगो देना, उनको रगड़ना, खंगालना, सुखाना, ये सब क्या धुलाई है। तो सूती कपड़ों को कड़ी धूप में सुखाया जा सकता है, तेज धूप में सुखा सकते हैं सूती कपड़ों को। जबकि जो रेशमी और ऊनी कपड़े हैं उनको हमेशा छाया में सुखाना चाहिए, और कीड़ों से बचाने के लिए नैप्थलीन की गोलियां उसमें जरूर रखनी चाहिए कपड़ों में। प्रश्न है कि कपड़ों की देखभाल और संग्रह कैसे करते हैं। तो कपड़ों की देखभाल इस प्रकार करते हैं। कैसे करते हैं? साफ करके रखें कपड़ों को जब रखना है, संग्रह करना है आपने उनका, तो उनको साफ करके रखें, सूखी जगह पर रखें, धूप में सुखाएं, कीटनाशक जो नैप्थलीन की गोलियां वगैरह वो उसमें डालें, और अलमारी में रखें जहां पर जो है उनको नुकसान ना हो कपड़ों को, और इससे कपड़े लंबे समय तक क्या होंगे, सुरक्षित रहते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं कि कपड़ों से दाग हटाने की विधियां बताओ। तो दाग हटाना, एक तो पानी से धो के आप दाग हटा सकते हैं, फिर साबुन से धो के आप दाग हटा सकते हैं। साबुन से धोना, पानी से धोना, साबुन से धोना, नींबू का प्रयोग, डिटर्जेंट का प्रयोग, या केरोसिन का प्रयोग, या मतलब इन सब का प्रयोग करके दाग जल्दी हटाने से कपड़े आपके सुरक्षित रहेंगे। अब कभी प्रश्न आता है कि आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले कारकों का विस्तार से वर्णन कीजिए। विस्तार से वर्णन करने का आया है, इसका मतलब बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना, उसका उत्तर बड़ा लिखना है। तो आहार नियोजन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक निम्नलिखित हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। एक तो आयु, जो एज है। तो परिवार में प्रत्येक आयु वर्ग की पोषण संबंधी आवश्यकताएं अलग अलग होती हैं। बढ़ते बच्चों को प्रोटीन, और वृद्धों को सुपाच्य भोजन, और वयस्कों को ऊर्जादायक भोजन की आवश्यकता होती है। तो आयु जो है का बहुत कारक है, आयु ऐसा जिससे आहार नियोजन प्रभावित होता है। इसी प्रकार से लिंग, जो मैंने आपको बताया कि जेंडर मतलब पुरुषों की महिलाओं की तुलना में, पुरुषों को महिलाओं की तुलना में अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनका शारीरिक श्रम प्रायः अधिक होता है। वहीं महिलाओं को लोहा मतलब आयरन और कैल्शियम की विशेष आवश्यकता होती है। तो ये चीजें आपको लिखनी है इसमें। अगला जो प्रभावित करने वाला कारक है वह व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, मतलब व्यक्ति का काम उसकी ऊर्जा की आवश्यकता निर्धारित करता है। एक मजदूर या खिलाड़ी को एक दफ्तर में बैठने वाले व्यक्ति से अधिक कार्बोहाइड्रेट और वसा की जरूरत होती है। तो ये काम के हिसाब से भी आपको प्रभावित करता है, आपका आहार नियोजन को प्रभावित करता है। फिर हुआ शारीरिक अवस्था, जो फिजिकल कंडीशन कैसी है व्यक्ति की, जैसे गर्भावस्था, या दुग्ध पान कराने वाले माताएं, या बीमारी से उबर रहे व्यक्तियों के लिए विशेष पोषक तत्वों वाले आहार की योजना बनाई जाती है। तो ये भी क्या करता है, आहार नियोजन को प्रभावित करता है। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है जलवायु और मौसम, क्लाइमेट कैसा है, सीजन कैसा है। तो गर्मियों में ठंडे तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है, ठंडी चीजें, दूध, वो दही मट्ठा लोग खाते हैं, है ना। जबकि सर्दियों में अधिक ऊर्जा देने वाले गर्म तासीर वाले गरिष्ठ भोजन की जरूरत होती है। तो इससे क्या होता है, आहार नियोजन चेंज होता है। अगला जो कारक है वह है आर्थिक स्थिति, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, मतलब उसके पास पैसे हैं नहीं है क्या, उसका जो बजट। तो उपलब्ध बजट के भीतर ही पौष्टिक खाद्यों का चुनाव करना आहार नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। जैसे महंगे बादाम की जगह
मूंगफली का उपयोग करना। जो ज़्यादा पैसे वाले होंगे वो बादाम खाते हैं, और जो जिनका बजट कम है तो बादाम की जगह क्या खा लेते हैं, मूंगफली खा लेते हैं, मूंगफली। अब इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि उपभोक्ता की प्रमुख समस्याओं और उनके अधिकारों का विस्तृत विवरण दीजिए। विस्तृत विवरण मतलब थोड़ा बड़ा लिखना है उत्तर, है ना। तो क्या हुआ कि उपभोक्ता की प्रमुख समस्याएं, एक तो था मिलावट। मिलावट के खाद्य पदार्थों में घटिया चीजें मिलाना, जैसे दूध में पानी और मसालों में रंग, ठीक है ना। इस तरह बहुत सारी मिलावटें आती हैं। अभी त्योहार आ रहा है होली का, देखो कितनी मिठाइयों में कितना गड़बड़ झाला होने वाला है, कितनी मिलावट होगी। तो दोषपूर्ण बाट और माप, कई बार जो सामान तौल के दिया जाता है तो वो तराजू ही गड़बड़ होता है, तो सही वजन से कम सामान मिलता है ग्राहक को, तो ये भी एक समस्या है। भ्रामक विज्ञापन, जो कि एडवर्टाइज में बताते हैं, बहुत बढ़िया बताते हैं एडवर्टाइज में, लेकिन वैसा होता नहीं है। तो विज्ञापनों में बढ़ा चढ़ाकर दावे करना जो वास्तविकता से अलग है, ये भी क्या है, उपभोक्ता के लिए एक परेशानी है। ठीक है। खराब गुणवत्ता, ऊंची कीमत वसूल कर घटिया या नकली सामान बेचना, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। अब जागरूक होना पड़ेगा इसके लिए उपभोक्ता को। तो एक जागरूक उपभोक्ता के अधिकार क्या है? एक तो होता है सुरक्षा का अधिकार, मैंने पहले भी बताया, छोटे क्वेश्चन में भी आ सकता है, बड़े में भी आ सकता है। सुरक्षा का अधिकार, तो ऐसे उत्पादों से सुरक्षा जो जीवन और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो, जैसे कि बिजली के खराब उपकरण। इस तरह से आप उदाहरण दे सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। ऐसे है सूचना का अधिकार, तो वस्तु की शुद्धता, मात्रा, कीमत और निर्माण की तारीख जानने का अधिकार उपभोक्ता को है। आप कभी भी सामान खरीदें तो ये जरूर चीजें पूछें, उसकी शुद्धता, उसकी मात्रा, उसकी कीमत और उसकी निर्माण की तारीख, उसकी एक्सपायरी डेट, ये सब चीजें जरूर देखनी चाहिए। ये भी अपना अधिकार है उपभोक्ता का। चयन का अधिकार, तो हेडिंग डालेंगे चयन का अधिकार, तो बाजार में उपलब्ध विभिन्न ब्रांडों में से अपनी पसंद और बजट के अनुसार वस्तु चुनने का जो अधिकार है वो उपभोक्ता का है। फिर आता है सुनवाई का अधिकार। यदि यदि सामान खराब निकले तो उपभोक्ता फोरम में शिकायत करने और क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार किसका है? उपभोक्ता का है। अब प्रश्न आ सकता है कि विकास के प्रमुख सिद्धांत की विस्तृत व्याख्या आपको करनी है। तो बाल विकास के सिद्धांत निम्नलिखित हैं। एक तो है निरंतरता का सिद्धांत, मैंने छोटे क्वेश्चन में भी बताया, बड़े में आपको ऐसे लिखना है, निरंतरता का सिद्धांत, हेडिंग डालना है। फिर विकास एक निरंतर प्रक्रिया है जो गर्भाधान से शुरू होकर मृत्यु तक चलती है। यह कभी अचानक नहीं होता बल्कि क्रमिक रूप से बढ़ता रहता है। फिर आता है हमारा निश्चित क्रम का सिद्धांत। तो विकास एक निश्चित पैटर्न का पालन करता है। उदाहरण के लिए बच्चा पहले बोलना सीखने से पहले कुछ ध्वनियां निकालना सीखता है। ठीक है। अब आता है विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास की दिशा, किस दिशा में विकास होता है? तो विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। बच्चा पहले अपने सिर को संभालना सीखता है, फिर बैठना, फिर पैरों पर खड़ा होना सीखता है। तो इस तरह से विकास होता है। फिर अगला जो है वो है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो बच्चा पहले सामान्य प्रतिक्रिया करता है, जैसे किसी वस्तु को पकड़ने के लिए पूरा हाथ बढ़ाना, और फिर बाद में विशिष्ट क्रियाएं सीखता है, जैसे केवल उंगलियों से किसी चीज को पकड़ना। फिर आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। तो प्रत्येक बच्चे के विकास की दर अलग होती है, जुड़वां बच्चों में भी विकास की गति भिन्न भिन्न हो सकती है। फिर आप हेडिंग डाल सकते हैं परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यदि एक क्षेत्र में विकास धीमा होता है तो उसका प्रभाव दूसरे पर भी पड़ता है। अब प्रश्न आता है कि कपड़ों से दाग धब्बे छुड़ाने के सामान्य नियम और विधियों का वर्णन करें। जब वर्णन करने की बात आती है तो थोड़ा बड़ा लिखना है, तो इसको आप बढ़ा लेंगे अपने आप। तो धब्बे छुड़ाने के जो मुख्य नियम हैं, तो धब्बे को जितना जल्दी हो सके छुड़ा देना चाहिए, धब्बा जल्दी से जल्दी हटाना चाहिए। हल्के अभिकर्मकों का प्रयोग पहले करना चाहिए, बाद में तेज रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। कपड़े के एक कोने पर पहले परीक्षण करके देख लेना चाहिए।
और धब्बे को बाहर से अंदर की ओर साफ करना चाहिए ताकि वह फैले नहीं। ठीक है। प्रमुख जो धब्बे छुड़ाने की विधियां हैं, जैसे चाय कॉफ़ी है, चाय कॉफ़ी का दाग धब्बा लग गया तो ताज़े धब्बे पर उबलता पानी डालें, पुराने धब्बे पर सुहागा या जिसको बोरेक्स बोलते हैं तो उसे बोरेक्स लगाकर गर्म पानी से आप उसे धोएं। अब मान लो ब्लड का खून का धब्बा है तो ताजे धब्बे को हमेशा ठंडे पानी और नमक से धोएं, गर्म पानी का प्रयोग कभी ना करें क्योंकि इससे धब्बा क्या हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बिल्कुल। हल्दी का दाग है तो हल्दी धब्बे पर साबुन लगाकर धूप में सुखाएं, सूर्य की किरणें हल्दी के दाग को उड़ा देती हैं। ठीक है। यदि तेल और घी का दाग धब्बा है तो धब्बे पर टैल्कम पाउडर या चौक पाउडर छिड़क दें ताकि वह तेल सोख ले, फिर ब्रश से साफ कर साबुन से धो लें। तो बच्चों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो मुझे लगे कि थोड़ा सा महत्वपूर्ण है और इनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न ही आपकी परीक्षा में आएंगे, लेकिन इसको आपको पढ़ के जाएंगे तो कुछ ना कुछ लिख के जरूर आएंगे। तो बच्चों, मुझे आप सभी की मेहनत पर पूरा भरोसा है। तो इन प्रश्नों के इस वीडियो को एक बार रात में सोने से पहले जरूर देख लें। घबराएं नहीं, बस शांत मन से उत्तर लिखें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मुझे विश्वास है कि आप गृह विज्ञान में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके आएंगे। ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं परीक्षा के बाद।